मुझे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि यूपीएससी प्रिपरेशन में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, हमें किन रिसोर्सेज को फॉलो करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो उनके लिए हम आज ये लाइव सेशन रख रहे हैं। तो सबसे पहले जो इतने भी एस्पिरेंट्स हैं सबको मैं बेस्ट विशेस देता हूँ आने वाले मेंस के लिए, जो मेंस लिख रहे हैं और वो लोग जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेरी तरह अगली बार अपनी स्ट्रेटजी शेयर करें और यूपीएससी को जल्दी से क्रैक करके एक सुनहरा अफसर जो सिविल सर्वेंट बनने का है वो अचीव कर सकें। तो सबसे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन आया है वो ये है, मतलब पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा नाम शिवम अग्रवाल है। इस वर्ष 2023 की यूपीएससी की परीक्षा में मुझे 541 रैंक हासिल हुआ है और मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अपनी एमएससी मैथमेटिक्स की पढ़ाई पूरी की थी। और जहाँ तक मेरा बैकग्राउंड है तो मैं बहुत ही मामूली एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ जो यूपी के रामपुर डिस्ट्रिक्ट के मिला कस्बे में पड़ता है। तो अब पहला क्वेश्चन ये आता है एस्पिरेंट्स का जो मुझे प्राप्त हुआ है कि कुछ ने पूछा है कि हमें 12th और बीएससी में ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्या यूपीएससी की पढ़ाई करनी चाहिए स्टार्ट। तो इसमें मेरी थोड़ी एक डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट राय है। मेरी पहली राय ये है कि 12th और बीएससी में हम यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी आपको क्या है, कॉलेज लाइफ थोड़ी इन्जॉय करनी चाहिए, आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी जो है केवल नॉलेज का गेम नहीं है कि हमें नॉलेज अचीव करनी है, हमें उसके आगे भी अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। और मैं एक ही बात बोलता हूँ जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं कि लाइफ जो है इज़ नॉट जस्ट अबाउट यूपीएससी। लाइफ केवल यूपीएससी नहीं है कि उसे केवल यूपीएससी की परीक्षा पे ही पूरा समर्पित कर दिया जाए। लाइफ जो है उससे बढ़कर भी बहुत कुछ है। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने लोग जो 12th में हैं या जो ग्रेजुएशन में हैं, पहले अपनी कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय कीजिए, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए होती हैं। तो फिर आप उसको कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी की जर्नी में आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन है बुक लिस्ट को लेकर। सब लोगों को ये डाउट रहता है कि हमें क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए। देखिए ये सेशन मतलब थोड़ा छोटा ही होगा, तो बुक लिस्ट आप किसी भी टॉपर की फॉलो कर सकते हैं। मैं मेन सोर्सेज आपको बता सकता हूँ। जैसे यूपीएससी के लिए आपको पहले तो एनसीईआरटीज़ कवर करनी है, ठीक है। अगर आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके, हिस्ट्री को लेके, ज्योग्राफी को लेके, पॉलिटी को लेके, तो आप क्या कर सकते हैं, 9 to 12 की एनसीईआरटी को ही फॉलो कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी क्या करेंगी, आपका बेस मजबूत कर देंगी, क्योंकि यूपीएससी की जो परीक्षा है वो बेस पर, फाउंडेशन पर डिपेंड करती है। तो आप क्या करोगे, आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आपकी एक जो पढ़ाई है ये गहराई में जाएगी। फिर हमें कुछ स्टैंडर्ड्स बुक फॉलो करनी होती हैं। जैसे अगर पॉलिटी की बात करें, एनसीईआरटी से अब मैं डिफरेंट बताता हूँ जो मैंने अपने रिसोर्सेज फॉलो किए थे। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है आपको, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, उसमें भी आपको आर्टिकल्स वगैरह यूज़ करने होते हैं, तो वो दोनों में काम आती है। तो आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक अच्छे से करनी है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें स्पेक्ट्रम पढ़नी है। ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज़ होती हैं वो कवर करनी है। इन्वायरमेंट के लिए भी आप कोई सी बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको करना है तो करंट अफेयर्स के लिए आप विजन आईएएस का जो मंथली कंपाइलेशन होता है उसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेरे सोर्सेज रहे हैं। और साइंस एंड टेक के लिए आप, क्योंकि साइंस एंड टेक जो होता है वो करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मैंने इस टाइप से इसे फॉलो किया। अब दूसरी बात ये आती है, कुछ एस्पिरेंट्स से पूछते हैं कि हमें एक ही बुक पढ़नी चाहिए या मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एनसीईआरटी है वो तो कंपलसरी है, वो तो हमें करना ही है, लेकिन हमें उसके अलावा भी कुछ सोर्सेज फॉलो करने होते हैं। तो इस बात में मेरा ये सजेशन रहता है कि आपको मल्टीपल बुक्स पढ़ने के बजाय क्या करना चाहिए, एक ही बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि रिवीजन जो है इस एग्ज़ाम की क्या है, सबसे मेन फाउंडेशन है। अगर आप जितनी बार रिवीजन करोगे उतना अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करोगे। तो आपको ज़्यादा बुक्स पढ़ने के बजाय क्या करना चाहिए, मल्टीपल रिवीजन्स लेने चाहिए। तो मुझे लगता है कि कम रिसोर्सेज रखने हैं अपने इस प्रिपरेशन में और उसे आगे बढ़ाना है। एक डाउट जो है वो आंसर राइटिंग को लेकर है कि हमें आंसर राइटिंग मेंस के लिए कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो आंसर राइटिंग जो है, मेरा ये सजेशन है कि मैंने क्या करा था, अपनी आंसर राइटिंग पहले एक बार पूरी जो है प्रिपरेशन कर ली थी, प्री की भी और मेंस की भी।
जो पूरा मेरा एक कंप्लीट हो गया था कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स आने लगे थे, समझ में आने लगा था, चीज़ों की समझ विकसित हो गई थी, करंट अफेयर समझ आने लगी थी। एक बार जब हम सब कुछ एक तरफा पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हमें कुछ पता ही नहीं होगा कि हमें आंसर में लिखना क्या है, तो ऐसे जस्ट आंसर राइटिंग स्टार्ट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार क्या करें, 1 साल का या 11 महीने का 12 महीने का टाइम निकाल कर अपना एक बार पूरा कंप्लीट कर लें एक बार सिलेबस, उसके बाद आंसर राइटिंग करें, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पहले मैं क्या करता हूँ, जो आपके क्वेश्चंस आए मेरे पास पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, और आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे शो हो रहे हैं, उनका जो आंसर है मैं वो आपको सेशन के जब एंड में हम होंगे तो फिर मैं आपको उनका सबका आंसर दूंगा। तो पहले मैं अपनी जो कंटिन्यू है वो करता हूँ, तो वो जो बात करनी है। अगली जो बात है वो प्रीलिम्स को लेकर एक डाउट आया है कि प्रीलिम्स के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। देखिए, जो प्रीलिम्स है आपका बहुत डायनामिक हो गया है और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल भी हो गया है प्रीलिम्स, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे पहले क्वेश्चंस आते थे, क्वेश्चंस पहले क्या होते थे, बहुत स्टैटिक नेचर के होते थे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा यूपीएससी के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि वो हमें से किस टाइप्स के क्वेश्चंस की डिमांड करता है। तो मेरा ये सजेशन है कि इसके लिए आप यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको अपना आधार बनाएं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि उस एग्ज़ाम की नीड क्या है, उस एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो किस माइंडसेट से क्वेश्चन को जनरेट करता है। तो इसके लिए हमें सबसे अच्छा सोर्स क्या फॉलो करना है, पहले हमें PYQ अच्छे से देखने हैं कि वो किस टॉपिक को कितने डेप्थ तक ले जाकर पूछता है, क्या चीज़ पूछता है, तो हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, उसके फोकस कर पाएंगे। और दूसरा प्रीलिम्स में हम ये कर सकते हैं कि अपने लिए मतलब जैसे हम क्या करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी बहुत टाइप के आंसर करवाते हैं जो निकलती हैं उनकी। तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड होगा, बाजार में बहुत सारी मल्टीपल टाइप्स की टेस्ट सीरीज आती हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन भी होते हैं, जैसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो ऑनलाइन बेसिस पर अपने कुछ क्वेश्चन सेंड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, 5-5, 10-10, तो आप उनको डेली बेसिस पे आंसर करके अपनी इवेल्यूट कर सकते हो कि हम अभी किस पायदान पर खड़े हैं और हमें कितनी मेहनत करनी है। तो उससे थोड़ा आपको हिंट वहाँ से मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप PYQ सॉल्व कर लें, मल्टीपल टाइम्स अपनी बुक्स का जो है मेन बुक्स जो मैंने आपको आगे पहले डिस्कस करी थी उनका रिवीजन कर लें, 1-2 कोचिंग्स की जो मॉक्स हैं उनको लगा लें, और बाकी जो अपना करंट अफेयर्स है, मेरा ही मानना है करंट अफेयर्स हमें लिमिटेड ही पढ़ना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है अगर आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत है, आपने उस पर अच्छे से काम करा है, तो आपके प्रीलिम्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ना है कि केवल करंट अफेयर्स ही पढ़ें, ठीक है, क्योंकि जो यूपीएससी होता है वो स्टैटिक पर ज़्यादा बल देता है। तो हमको ऐसा रखना है कि हमें 70% अपना स्टैटिक हो जाए या 65% स्टैटिक हो जाए और 30 से 35% करंट अफेयर्स हो जाए। तो मेरी ये वाली स्ट्रैटेजी रही थी प्रीलिम्स के लिए। और बाकी एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रीलिम्स के लिए हमें एक तो ये है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी हमें साथ करनी है। प्रीलिम्स और मेंस जो है कोई अलग एग्जाम नहीं है, हमें जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ना शुरू करना है तभी हमें मेंस की भी प्रिपरेशन साथ में करनी है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, जब प्रीलिम्स आने वाला होगा 3 महीने पहले या 2 महीने पहले, जिसको अपने हिसाब से जो कंफर्टेबल टाइम लगे उसको डेडिकेटेडली हमें वही पढ़ना है। अगर प्रीलिम्स हमारा 2 महीने बाद है तो हमें फिर प्रीलिम्स पे ही फोकस करना है, क्योंकि हमें कुछ फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं, कुछ डेटा याद रखने पड़ते हैं, तो उस समय आपको केवल प्रीलिम्स ही पढ़ना है। और जब मेंस पास आएगा फिर आपको मेंस पर अच्छी तरह से फोकस करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि मेंस में आंसर राइटिंग का ही है कि मेंस में आंसर्स कैसे लिखते हैं। तो पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि आपको आंसर्स ऐसे स्टार्ट नहीं करने लिखने, पहले एक बार क्या करना है, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। और मेंस के आंसर्स में जैसे जनरली टॉपर्स बताते हैं, जैसे हमें पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि अब हमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं बची है। तो मैंने अपने जो आंसर्स लिखे थे वो पॉइंट वाइज लिखे थे, तो आप लोग भी पॉइंट वाइज आंसर लिख सकते हैं। दूसरी बात, आंसर्स में फ्लो चार्ट और डायग्राम का अपना अपना महत्व होता है, तो आप उनको फ्लो चार्ट और डायग्राम को, टेबल्स को, डेटा को और किसी रिपोर्ट को, इकोनॉमिक सर्वे को, इन सबको कोड करके आंसर की वैलिडिटी प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी में जो कोई भी आंसर लिखना होता है तो हमें उसमें क्या करना होता है,
एक अप्रोच ये देनी होती है कि हम कोई भी पॉइंट लिखें तो उसको क्या करें, वेरीफाई करें, उसका जस्टिफिकेशन दें। तो उसके लिए आपको डेटा देना पड़ेगा, रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी, इकोनॉमिक सर्वे के हाईलाइट्स देने पड़ेंगे, तो वो आपको ऐड करना होगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखें, शुरुआती में जो शुरुआत रूप से एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टाइम लिमिट का कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको इतना टाइम लिमिट ध्यान नहीं रखना है, आपको क्या करना है, जस्ट लिखना सीखना है पहले तो, क्योंकि लिखना सीखना भी अपने आप में एक हर्डल है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जैसे टाइम आएगा, आपका मेंस आएगा, तब आपको जो टाइम लिमिट है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय जो है टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाती है। तो हमें कोशिश करना है तब कि हम 7 से 8 मिनट में अपनी अच्छी हैंड राइटिंग के साथ यूपीएससी में अपना अच्छा आंसर लिख पाएँ। क्योंकि अगर आपने 7 से 8 मिनट का ध्यान नहीं रखा तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो स्किप हो जाएंगे, और अगर आपने कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी अटैम्प्ट कर दिए होंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस छूटने की वजह से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो मेंस में हमें टाइम लिमिट का ध्यान रखना है, लेकिन वो तब रखना है जब हम मेंस के पड़ाव पर पहुंच जाएंगे, तब आपको टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। पहले नॉर्मल लिख के देखना है, नॉर्मल आंसर लिखना है। एक दूसरा डाउट है, एक दूसरा अगला क्वेश्चन है, ये वाला फिनिश करके अगला वाला क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या कोचिंग इसेंशियल है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो ये एस्पिरेंट्स के मन में बहुत बड़ा डाउट रहता है कि कोचिंग करें या नहीं करें। इसमें सबका अलग व्यू हो सकता है, लेकिन जो मेरा व्यू है वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है उसमें कोचिंग से ज़्यादा गाइडेंस का इम्पोर्टेंस है। तो कोचिंग अगर आप दिल्ली नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, देखिए दिल्ली जो बोला जाता है कि हम दिल्ली जाएं, तो सबको लगता है कि केवल दिल्ली से ही आईएएस आईपीएस बनते हैं और कहीं से नहीं बनते, तो ऐसा नहीं है। हम घर पे रह के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि जो दिल्ली है वहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिलता है, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है वो हमें दिल्ली में मिल जाता है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो हमें क्या लगता है, हर समय एक डर लगा रहता है कि यार ये भी पढ़ रहे हैं, हमसे आगे निकल जाएंगे, हमें भी पढ़ना है इनके बराबर, उतने घंटे लाइब्रेरी में बैठना है। तो थोड़ा एक मेंटल स्ट्रेस मतलब अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ा थोड़ा मेंटल स्ट्रेस जो है वो इम्पोर्टेंट भी है। अपनी जो हमें वैल्यू है, अपना इवैल्यूएशन है, वो हमें करते रहना चाहिए। ज़्यादा हवाओं में उड़ने से कुछ नहीं होता है, तो वो भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और दिल्ली जाकर बस एनवायरनमेंट मिल जाता है हमें अच्छा, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बहुत लोग 4-5 बार 6 बार मेंस लिख चुके होते हैं, तो उनको देख के लगता है कि अब हमारा तो पहला दूसरा है तो हम कैसे करेंगे, तो हम पे थोड़ा प्रेशर हल्का सा फील होता है। तो हम अच्छे से और प्रिपरेशन को वो दे पाते हैं और गाइडेंस मिल जाता है। अच्छा, जो मैंने गाइडेंस के लिए बोला कि कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, गाइडेंस इंपॉर्टेंस है। और दिल्ली जाकर जो दिल्ली वाला मामला है कि दिल्ली जाना है, तो गाइडेंस जो है वहाँ पर, क्योंकि हमें कुछ फेलो एस्पिरेंट्स मिल जाते हैं, कुछ हमें अपने सीनियर्स मिल जाते हैं, कुछ हमें अपने अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब भी हमारे साथ साथ हमें चीज़ें एक्स्ट्रा एडवांटेज के रूप में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए दिल्ली बोलते हैं। बाकी अगर आपको लगता है आपके घर में अच्छा माहौल है, आपके घर में कोई आपका भाई बहन है जो साथ में आपकी तैयारी कर रहा है, तो आप घर पे रहकर भी पढ़ाई कर सकते हो। कोचिंग जो है इसेंशियल नहीं है, गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। और गाइडेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे जो मैंने फॉलो करा था गाइडेंस के लिए, मैं कुछ ऑनलाइन या यूट्यूब चैनल्स फॉलो करता था। ठीक है, या आपको न्यूज़ डिस्कशन देखना है, तो आपको पहले शुरुआती दौर में जो होता है इतना समझ नहीं आता है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एडिटोरियल डिस्कशन सुन सकते हैं ऑनलाइन। बहुत सारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना ऑनलाइन एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं, तो हम उसे वो सुन सकते हैं, उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं वो नोट कर सकते हैं, तो हमें थोड़ी बहुत इससे हेल्प मिल जाती है। दूसरा, कुछ वेबसाइट्स हैं कोचिंग की, वो हम फॉलो कर सकते हैं। मतलब इसमें कोचिंग की वेबसाइट्स में मैंने अपनी प्रिपरेशन का आधार बनाया, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर कोचिंग्स हमारे लिए ये ऑलरेडी काम कर रही हैं छाटा छूटी का, क्योंकि हमें न्यूज़पेपर पढ़ के अपना इतना सारा टाइम वेस्ट करके अगर 10 चीज़ें मिल रही हैं तो मुझे लग रहा है वो बेकार है। एक चीज़ मिल रही है, 2 चीज़ मिल रही है, मुझे लगता है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम की नीड होती है। तो मुझे लगता है आपको बहुत सारा टाइम वहाँ बचाकर जो ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो मंथली मैगजीन के रूप में है, चाहे वो वेबसाइट के रूप में है, चाहे वो यूट्यूब चैनल के रूप में है, उनको आपको अपनी प्रिपरेशन का आधार बनाना चाहिए। ठीक है, अपने आप से न्यूज़पेपर पढ़ के बहुत सारा टाइम उसमें इन्वेस्ट करके, हालांकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो बना बनाया कंटेंट है वहाँ से वेबसाइट से फॉलो करना चाहिए। एक अगला है डाउट नोट्स को लेकर कि क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए। तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस में मेरी स्ट्रैटेजी अलग अलग रही है। जहाँ तक प्रीलिम्स का बात है, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो अपने आप में बहुत, मतलब उसमें कहते हैं कि जो एवरीथिंग बिलो द सन जो
सन के नीचे है, वो सब कुछ सिलेबस में है यूपीएससी के। और प्रीलिम्स जो है वो भी ऐसे ही पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। प्रीलिम्स में आपके पास जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उसी में हाईलाइट कर लें, ठीक है। पहली रीडिंग आप करें तो पेंसिल से पढ़ लें, दूसरी रीडिंग करें तो पेन से पढ़ लें, तीसरी रीडिंग करें तो हाईलाइटर से मार्क कर लें कि मुझे एग्जाम में जब मुझे जाना है तो मुझे ये पॉइंट थोड़े अच्छे से रिकॉल करने हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वो हाईलाइट वगैरह का यूज़ करके, हाईलाइटर का यूज़ करके आप अपने उसी में बुक में बना सकते हो। बुक के कोनों में कहीं पे भी अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, रख सकते हो, चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब मेंस की बात आती है तो मुझे लगता है कि मेंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यूपीएससी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। कि आपका पूछ ले कि फिनेंशियल फेडरलिज्म क्या है, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, वो वॉट वाले क्वेश्चंस पे यूपीएससी जो है रिलाई नहीं करता है। वो पूछता है ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा कैसे होना चाहिए, आप क्या सुझाव दोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा रिलाई करता है यूपीएससी। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इनडायरेक्ट आते हैं और उसमें कहीं कहीं हमें क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं अपने आंसर्स को जस्टिफिकेशन करने के लिए। और हमें जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम में हमारी स्थिति एक भागते भूत की तरह हो जाती है कि किसी तरह पेपर डील करना ही, पेपर को कंप्लीट करना ही अपने आप में अचीवमेंट लगता है। जब बाहर आते हैं ना तो लगता है कि मतलब आज पेपर कंप्लीट हो गया, तो एक होप लगती है कि हाँ ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ प्रेशर के टाइम में प्रेशर हैंडल करना होता है, यूपीएससी जो है प्रेशर का ही गेम है। तो मुझे लगता है जैसे मैंने करा था, मैंने मतलब क्या करा था, रिसोर्सेज सारे पढ़े थे, लेकिन मेंस के समय में जब मेंस का आया था टाइम, तो उसके टाइम में मैंने क्या करा था, जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, डेटा हैं या अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं, उसके लिए मैंने क्या करा था, मेंस के लिए कॉपी मेंटेन कर ली थी चारों पेपर्स की, GS 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, और बाकी ऑप्शनल के लिए कुछ नोट्स बना लिए। तो आप क्या कर सकते हो, ये सब नोट्स बना सकते हो। इससे क्या होगा, इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। ये शायद बेनिफिट आपको मेंस के 3 महीनों में नज़र ना आए, सबको लगता है कि 3 महीने हैं, मेंस तो अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जब हम आखिरी दिन पहुंचते हैं ना और अगले दिन पेपर होता है, वो भी 2 पेपर, GS 1 2 एक साथ, 3 4 एक साथ, ऑप्शनल 1 2 एक साथ, और 3 घंटे के पेपर होते हैं, बीच में 1 घंटे का गैप होता है। तो उसमें क्या होता है, जब हमारे पास कुछ बने हुए नोट्स होते हैं ना, शॉर्ट नोट्स, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से उस 1 घंटे के या 1.5 घंटे के समय में जल्दी से उसे रिवाइज़ कर लेते हैं। और जब वो रिवाइज़ कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, एक मन में मतलब मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन तो मिल ही जाता है कि हम लोगों ने क्या करा है, जस्ट रिवीजन तो ले ही लिया है और हम उस पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे ही उठ के चले जाएंगे तो मन में सेटिस्फैक्शन नहीं आ पाएगा, और वो सेटिस्फैक्शन जो है वो हमारे जो डिससेटिस्फैक्शन है वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन कर देगा। और यूपीएससी कॉन्फिडेंस की ही परीक्षा है, यूपीएससी ऐसे कोई भूत की परीक्षा नहीं है। इसमें हार्डवर्क चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम हॉल में जाते हो। तो मुझे लगता है वो जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं इन चीज़ों में, कि आपको जल्दी से रिवीजन मिल जाता है, तो आप अच्छा सा इम्प्रूवमेंट दे पाते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो मीडियम को लेकर है, क्योंकि मेरा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में हिंदी मीडियम रहा है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं वो मुझसे पूछते हैं, या फिर अभी जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमें हिंदी मीडियम रखना चाहिए या इंग्लिश मीडियम रखना चाहिए। देखिए मेरे केस में क्या था कि मैंने जो अपनी 12th तक की पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम से कंप्लीट की थी, विद्या मंदिर से। तो उसमें क्या होता है, मतलब सारा कुछ हिंदी में ही होता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचा था तो मुझे इंग्लिश का बहुत कम आइडिया था। मतलब वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में लेक्चर्स चलते थे तो मेरे बिल्कुल समझ ही नहीं आते थे, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जैसे जैसे पाँच साल बीते, मैंने BSc भी वहाँ से करा, MSc करा फिर वहाँ से स्टीफेंस कॉलेज से, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी इंग्लिश पे लगभग पकड़ इतनी बन गई कि मैं चीज़ों को अब समझ सकता था, इंग्लिश पढ़ सकता था, इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल भी सकता था नॉर्मल, उतनी मेरी चीज़ें पकड़ में आ गई थी। लेकिन यूपीएससी के लिए जब मीडियम सेलेक्ट करना था, तो जब मैंने यूपीएससी के पेपर्स को देखा, बहुत सारे लोगों से भी पूछा, जैसे आप लाइव सेशन में जुड़े हुए, ऐसे मैं भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते थे, अपने सीनियर्स होते थे, उनसे पूछता था। तो मुझे 2 तरह की राय मिलती थी कि आप हिंदी ले लो या आप इंग्लिश ले लो। तो मुझे क्या हुआ, फिर मैंने पेपर्स देखे और कुछ लोगों से पूछा कि उन्होंने मुझे यही सजेशन दिया कि यूपीएससी जो है उसमें रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते हैं, कि आपका कहीं से क्वेश्चन आ गया पूरा और वैसे ही आपने कॉपी पेस्ट करके लिख दिया। तो इसके लिए आपको जो भी भाषा सिलेक्ट करनी चाहिए वो ऐसी करनी चाहिए जिसपे आप अपने आप को अच्छे से अपने आप को अभिव्यक्त कर सको, एक्सप्रेस कर सको। अब मुझे लगा कि मेरी क्योंकि मदर टंग हिंदी रही है,
पूरी तरह मतलब कहते हैं ना, फिर जो फाउंडेशन है वही आपकी पूरा मकान जो है उसी पर डिपेंड करता है। तो मेरा जो फाउंडेशन है वो हिंदी में था, 12th तक मैंने हिंदी में सारी पढ़ाई की थी, तो मुझे लगा कि मैं हिंदी में अच्छे से कर सकता हूँ। तो इसी अच्छे से करने की वजह से मुझे लगा कि मुझे हिंदी मीडियम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो मैंने इसलिए अपना हिंदी मीडियम फॉलो करा। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, हालांकि ये मतलब कहीं कहीं आपको महसूस होगा कि इंग्लिश हिंदी मीडियम के मार्क्स में थोड़ा सा डिफरेंस भी दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, अच्छे से आंसर्स दोगे, प्रॉपर सी कॉपी फॉलो करो कि वो ऐसा क्या यूज़ करते हैं अपने आंसर में, तो मुझे लगता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम का ऐसा कोई हर्डल नहीं रहता। थोड़ा बहुत हर्डल रहता है, तो उसे हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अच्छे मतलब करेज के साथ उसे तो डील कर ही सकते हैं। तो मीडियम जो है, मैं यही कहना चाहूँगा कि मीडियम ऐसा रखें जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, क्योंकि यूपीएससी जो है एक अभिव्यक्ति का ही मतलब एक्सप्रेशन का ही एग्ज़ाम, चाहे वो मेंस रहा और चाहे वो इंटरव्यू रहा। ठीक है। अगला जो डाउट है वो सबसे बड़ा डाउट है कि हमें कुछ एस्पिरेंट्स बोलते हैं 3-3, 4-4, 5-5 अटैम्प्ट हो पाते हैं, हो जाते हैं, कुछ का सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ के मन में हमेशा डाउट लगा रहता है कि हमसे होगा या नहीं होगा, प्रिपरेशन करें या नहीं करें। तो ये सारे डाउट्स जो हैं वो मेरे मन में भी उतने ही थे जितने आप लोगों के मन में हैं। इवन इफ मुझे तो ये भी नहीं लगता था कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं भी बहुत मतलब अपने मन में बहुत हतोत्साहित महसूस करता था, डिसअपॉइंट हो जाता था। हर दूसरे तीसरे दिन, हर तीसरे चौथे दिन ये लगता ही है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, यूपीएससी शायद हमारे लिए नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज का जो आपका डिसअपॉइंटमेंट है, अगर आप उसे अपनी ताकत बनाओगे तो यही आपकी एक दिन पहचान बन जाएगा। ठीक है। और इसी पहचान को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने बुरे दिनों से, डिसअपॉइंटमेंट से, थोड़े दुखी मन से थोड़ा अपने आप को लड़ना सीखना पड़ेगा हमें आप। ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको अपना ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट कम करना है, ठीक है, तो हम 2-3 बातें फॉलो कर सकते हैं। उससे मन में देखिए, सबसे बड़ी जो शांति है वो मन में होनी चाहिए। अगर मन में आपकी शांति है तो आपके लिए हर चीज़ आसान होगी, चाहे वो प्रिपरेशन हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर आपके मन में शांति नहीं है तो आप इस प्रिपरेशन को फोकस ही नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, हमें इस प्रिपरेशन को जीना है, स्टार्ट करना है। मतलब कैसे? इस प्रिपरेशन, कहते हैं ना कि मंजिल तो बस नशा है, सफ़र में ही मज़ा है। तो हमें इसके सफ़र में ही आनंद लेना सीखना है, क्योंकि यूपीएससी को बोलते हैं कि पंचवर्षीय योजना है, 3-4-5 साल तो लग ही जाएंगे प्रिपरेशन करने में, तो हमें उसका आनंद लेना है। तो उसके लिए 3-4 बातें जो मैंने फॉलो की थी, क्योंकि मुझे भी हर तीसरे चौथे दिन लगता था कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा यूपीएससी। तो पहला तो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ऐसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं जो आपको सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत वीक बैकग्राउंड से हूँ, इकोनॉमिक बैकग्राउंड मेरा उतना अच्छा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लान बी रख सकते हो साथ में। उस प्लान बी से क्या होगा, अगर बाई चांस, वैसे मैं आपके लिए ये प्रेयर करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो, सब लोग अधिकारी बनकर आएँ, लेकिन आपको पता है कि यूपीएससी में 13-14 लाख फॉर्म पड़ते हैं, 7-8 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और उसमें सिलेक्शन मात्र 800 या 1000 लोगों का ही होता है। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे अगर जाएं, क्योंकि रियलिटी तो रियलिटी है और चीज़ें कई बार हमारी मेहनत करने पर ही डिपेंड नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी डेस्टिनी पर भी डिपेंड हो जाती हैं। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जामिनर का है या इंटरव्यू में, हर चीज़ डिपेंड कर जाती है हमारी डेस्टिनी किस साइड हमें ले जा रही है। मेहनत के अलावा, मेहनत तो है ही, 99% मेहनत है, लेकिन 1% डेस्टिनी भी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप क्या करें कि यूपीएससी की जब प्रिपरेशन करें, अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप एक प्लान बी के रूप में कुछ एक्स्ट्रा कैरियर ऑप्शन रख सकते हैं। जैसे मैंने कैरियर ऑप्शन के रूप में बीएड भी कर रखा था कि अगर मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो मैं एक टीचर के रूप में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाऊँगा। और साथ साथ मैं क्या करता था, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट्स एग्जाम होते हैं उन्हें भी दे देता था। हालांकि तैयारी नहीं करता था, तैयारी यूपीएससी की करता था, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर ली तो बाकी सारे एग्जाम्स की तैयारी हो ही गई। तो मैं क्या करता था, बस उसी भावना के साथ किसी भी एग्ज़ाम को, जब गवर्नमेंट एग्जाम आता था, उसे भर के चला जाता था। हालांकि उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, यूपीएससी में ही सिलेक्शन हुआ। तो इसलिए एक प्लान बी के रूप में आप उसे रख सकते हैं। मैंने बीएड करा था तो वो भी एक प्लान के रूप में रखा था कि टीचर्स के आगे एग्जाम में दे सकता हूँ। एक अगला जो क्वेश्चन है कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन में अपने एक दिन में कितने घंटे स्पेंड करने चाहिए। तो सबको घंटों को लेकर डाउट रहता है कि हम कितने घंटे स्पेंड करें। तो देखिए, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई भी प्रिपरेशन हो उसमें पढ़ाई के घंटे बिल्कुल मायने नहीं रखते कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की। मायने ये रखता है कि आपने कितने डेडिकेशन से पढ़ाई की,
आपने जितने समय पढ़ा, क्या आपने उस समय केवल पढ़ा या कुछ और करते रहे? जैसे अब मान लीजिए मैंने टाइम टेबल 10 घंटे का बना लिया और बीच में मैं यूट्यूब भी यूज़ कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी लगा हुआ हूँ, व्हाट्सअप भी यूज़ कर रहा हूँ, कॉल्स पे भी बात कर रहा हूँ, तो वो 10 घंटे आपके प्रोडक्टिव नहीं है। आप भले ही 5 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, लेकिन आपको क्या करना है, प्रोडक्टिव मैनर में उस टाइम को स्पेंड करना है। ठीक है, तो हम जैसे मेरे अगर मैं नॉर्मली देखूँ तो मेरी मतलब ऐसी नहीं थी कि मेरी 7-8 घंटे डेली की पढ़ाई हो जाती थी। देखिए ये ज़िंदगी है, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कभी घर से कोई प्रेशर आ जाता है, कभी परिवार में पता चलता है यार यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे जाना है, या अपना कुछ काम अटक जाता है कि हमें ये करना है, कभी कभी मूड बहुत ख़राब हो जाता है, कभी कभी लगता है अरे हम तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में गलत आ गए, तो वैसे डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। तो क्या करते हैं उस टाइम, मतलब ये है कि 3-4 घंटे भी मतलब निकाल ले अगर उस दिन डिसअपॉइंटमेंट में, तो भी इनफ है। लेकिन जब भी, मेरा कहने का मतलब ये है, आप जब भी बैठें तो पूरे मनोयोग से बैठें, ये सोचें कि हमें केवल पढ़ाई ही करनी है। ठीक है, आवर्स मैटर नहीं करते। और जैसे आप प्रीलिम्स नज़दीक आता है तो प्रीलिम्स के लिए आप क्या करते हैं, खुद घंटे इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको फिर इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई दूसरा बताएगा तब हम फॉलो करेंगे। आपके ऊपर खुद आपको लगेगा कि हाँ मुझे क्लियर करना है और मुझे क्या करना है, अपने प्रीलिम्स के जो आवर्स हैं थोड़े बढ़ाने, ये मेरा सिलेबस छूट रहा है, तो वो अकॉर्डिंगली खुद ही शिफ्ट हो जाता है। ऐसी मेंस में होता है। तो जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है तो हम लोग खुद ही ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं, नॉर्मली सी बात है, थोड़ा आने लगता है प्रेशर। और वैसे आप जितना भी मतलब पढ़ें, अपने मन योग से पढ़ें। अगर आप दिन में 6-7-8 घंटे भी पढ़ लेते हैं, 6 या 7 घंटे पढ़ लेते हैं, तो वो भी इनफ है, बस अच्छे से पढ़ें। एक डाउट ये आता है जो सबसे बड़ा डाउट है और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, कि वैसे मैंने थोड़ा डिस्कस कर दिया है, लेकिन एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारे, अभी हाल ही में एक दिल्ली में इंसिडेंट हुआ था, किसी लड़की ने सुसाइडल अटैम्प्ट लिया था उसके लिए, क्योंकि यूपीएससी में क्लियर नहीं हुआ था उसका, या कोई इकोनॉमिक कंडीशन थी, क्राइसिस था। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस परीक्षा की तैयारी करते समय में मेंटली रूप से कैसे प्रिपेयर होना है, और इस पूरी यात्रा के दौरान हमें अपना मोटिवेशन कैसे बनाकर रखना है। क्योंकि आपको पता है ये और सारी परीक्षाओं की तरह यूपीएससी की परीक्षा नहीं है, ये आपके धैर्य की परीक्षा है। सबसे पहले तो आपका पेशेंस लेवल हर चीज़ पर टेस्ट होगा। आप प्रीलिम्स देकर आओगे तो जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक दुगदुगी मन में लगी रहेगी, अरे होगा नहीं होगा। 10-12 पेपर खोलोगे, फिर बंद करोगे, फिर खोलोगे, फिर बंद करोगे। तो ये आपके साथ नहीं है, ये मेरे साथ भी होता है और नॉर्मल सभी एक्सपीरियंस के साथ होता है। बस ये है कि जब हम लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमें ये विश्वास नहीं आता है, हमें लगता है कि सामने वाले ने क्रैक करा है तो वो तो मतलब उसके अंदर कोई टैलेंट तो है, वो तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग वही होते हैं। तो मेंटली रूप से कैसे प्रिपेयर करें, तो उसके लिए मतलब मैंने क्या क्या फॉलो करता था, मैं थोड़ा अपना बता सकता हूँ, बाकी आप अपना एक रास्ता बना सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, केवल पूरे दिन पढ़ाई नहीं करनी है, और ना ये पॉसिबल है। आप केवल पूरे दिन किताब ही खोल के बैठे रहेंगे, ऐसा ना तो पॉसिबल है और ना ही अच्छा है। आपकी सब चीज़ें बाकी क्या हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, सब इधर उधर हो जाएंगी, आपकी लाइफ भी अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो सबसे पहला क्या है, अपने पास कुछ ऐसे दोस्त रखिए, कुछ ऐसे अपने पास ऐसे करीबी लोग रखिए, जैसे करीबी में आपके मम्मी पापा हो सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, बच्चे हैं, उन्हें सबसे अच्छा कौन जानता है, हमारे मम्मी पापा जानते हैं। तो हम, मेरे केस में मेरी मम्मी जो है वो मुझे रोज़ मोटिवेट करती रहती थी, बताती रहती थी कि नहीं तुमने ये वाले कॉलेज से पढ़ाई करी है, तुमने ये अच्छा काम करा है। मुझे पास्ट जो अचीवमेंट्स हैं वो याद दिलाती रहती थी कि नहीं तुमने वो वाला कॉलेज में टॉप करा था, देखो तुम्हारी रैंक वो आई थी। तो जब मैं डिसअपॉइंट होता था तो मैं क्या करता था, एक घंटे आधे घंटे उन्हीं से बात कर लेता था। तो मेरे दिल में क्या हो जाती थी, शांति हो जाती थी कि हाँ कोई तो है जो मुझ पर विश्वास करने वाला है। क्योंकि इस प्रिपरेशन में सबसे पहले आप पर एक कंधे पर आपकी एक हाथ होना चाहिए, जो आपको रोज़ ये भरोसा दिला सके कि हाँ आप इस पेपर के लिए ही बने हो, आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि रोज़ हमें क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है तीसरे चौथे दिन खुद भी मोटिवेशन आ जाता है कि अरे नहीं अब नहीं हो पाएगा, बहुत सारा सिलेबस देख के, कभी कुछ देख के। तो आपके कंधे पर एक ऐसा हाथ होना चाहिए जो आपको ये महसूस करा सके कि हाँ इंसान ही करते हैं, यूपीएससी भी इंसानों के लिए ही है, कोई अलग से देवता लोग नहीं आते, हम जैसे लोग ही इसे क्रैक करते हैं। तो पहली बात वो होनी चाहिए। तो उसमें आप मम्मी पापा को कर सकते हैं, आपका कोई साथी हो सकता है, दोस्त हो सकता है। मेरे केस में मैं ये इस केस में लकी हूँ कि मुझे मम्मी भी इतनी समझाने वाली मिली और मेरा एक दोस्त है वो भी मुझे समझाने वाला मिला है।
तो क्योंकि वो भी प्रिपरेशन करते थे, हम दोनों साथ में प्रिपेयर करते थे, साथ रहते थे। तो हम क्या करते थे, मतलब जब भी मुझे डिमोटिवेशन फील होता था तो मैं तो क्या करता था, उसके साथ पार्क में निकल जाता था, एक एक घंटे उससे थोड़ी बातचीत कर ली, रोना धोना अपना उसे सुना दिया, उसका भी सुन लिया। तो उससे क्या होता है, थोड़ा दिल हल्का हो जाता है। तो उससे क्या होता था, थोड़ा एनर्जेटिक लेवल जो होता है ना, हमारा एनर्जी का लेवल जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है कि हाँ हम इस प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो हमें बस यही करना है, अपने अच्छे मित्र रखने हैं, मित्रों में नहीं कि पूरी कड़ी या श्रृंखला बनाकर रखनी है। देखिए, हमें अपनी जो सोशल बॉन्डिंग है या फिर जो अपना सोशल इंटरेक्शन है, वो भी ये बात सच है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में थोड़ा कम करना पड़ेगा। आप सारे रिलेटिव्स के, आप सारे फ्रेंड्स के, आप सारे फैमिली के कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे, सारे के व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा कमरे में भी रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप अपने इस स्फीयर में एक दो अच्छे दोस्त, अपने परिवार के लोग रख सकते हैं, और ऐसे लोग रखिए। देखिए, एक बात ये आती है कि डिप्रेशन जो है वो आज के समाज की, आज के मतलब हर घर की कह सकते हैं बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। हमें थोड़ी सी भी चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं, या डिसअपॉइंटमेंट होता है, या बहुत लो फील होता है, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें डिप्रेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है, अपनी ज़िंदगी में दो चार लोग ऐसे रखिए जिनको आपके नेम फेम से मतलब ना हो, जो आपके साथ हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में खड़े हों। उनको वो आपसे मतलब जब भी आपसे उनकी बात हो ना, तो वो आपसे सिलेक्शन के बारे में ना पूछें, ये ना पूछें कि आपकी आज पढ़ाई हुई या नहीं हुई। वो आपसे पूछें कि तुमने आज अच्छा खाना खाया नहीं खाया, तुमने आज अच्छे से अपने आप को जिया नहीं जिया, तुमने कपड़े खरीदे नहीं खरीदे। वो आपसे अलग भी हट के बात करें, क्योंकि नेम फेम जब मिलती है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपसे जुड़ने वाले हज़ारों लाखों लोग होंगे जो आपको याद करेंगे कि इससे कॉल कर लें, कुछ अपना काम कराने के लिए भी, और कुछ वैसे भी जुड़ने की होती है कि अब ये इसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वो पर्सनैलिटी दिखने लगती है कि अब इसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन आपको अपने पास कैसे लोगों को रखना है जो आपसे केवल इसलिए ना जुड़े कि आपको कल आपका आज नाम हो गया, या आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, या आपकी पहचान बहुत ऊंची बन गई है, या आपकी पोस्ट बहुत ऊंची बन गई है। तो इन चीज़ों से आपसे मतलब ना रखें। ऐसे लोग रहें जो आपके सिलेक्शन नहीं भी होगा ना, तो आपके कंधे पर ये हाथ रख के कह सके, नहीं तू मेरा यार तो है, तू मेरा बेटा तो है, तूने नहीं करा कोई बात नहीं, मेरे लिए यही बहुत है कि तूने अच्छे तरह से अपनी ज़िंदगी को जी। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अपने पास रखना है। दूसरी बात, मैंने बैकअप प्लान के लिए बोल ही दिया कि मोटिवेशन का एक सोर्स ये भी हो सकता है कि आप एक बैकअप प्लान रखेंगे तो आपको इतनी नर्वसनेस, इतनी घबराहट नहीं होगी प्रिपरेशन में। आपको लगेगा हमेशा कि अगर बाई फॉल्ट मैं रह भी जाता हूँ, यूपीएससी क्रैक नहीं भी हो पाता है, तो मैं फिर भी अपने प्लान बी के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा ये लाइफ का फेलियर हो जाएगा, मैं फिर भी खुश रहूँगा। दूसरी बात जो मोटिवेशन के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है वो है डिसिप्लिन। देखिए, कहते हैं डिसिप्लिन जो है वो की ऑफ सक्सेस है। आपको कोई भी सफलता तभी मिलती है जब आपका डिसिप्लिन अच्छा हो। तो अगर आप इस परीक्षा में रोज अपनी डेडिकेशन से 6, 7, 8 घंटे की प्रिपरेशन करेंगे, पढ़ेंगे, तो उस प्रिपरेशन से, उस डिसिप्लिन से आपको मन में शाम को जब आप सोने जाएंगे बिस्तर पे, तो आपको एक कम से कम एक सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ मैंने आज ईमानदारी से पढ़ाई की है। और इस ईमानदारी से आपको क्या होगा, अच्छी नींद आएगी। जब भी हम कुछ अच्छा काम करके सोते हैं ना, और जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी राहत महसूस होती है हमें। आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा, जब आप कुछ अच्छा काम कर लें, अच्छी मेहनत कर लें, तो आप जब शाम को बिस्तर पर जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। लगता है अरे आज तो हमारा जो दिन है ना, वो ऐसा लगा कि हमने पूरी तरह यूटिलाइज कर लिया। तो मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा डिसिप्लिन बनाकर रखें। ये डिसिप्लिन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपका रोज 6, 7, 8 घंटे पढ़ाई हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग रॉबोट नहीं है, मशीन नहीं है, हम लोग इंसान हैं। थकान भी होती है, सब कुछ महसूस होता है। लेकिन हाँ, आपको ये नहीं करना है कि एक दिन पढ़े, 8 दिन 10 दिन नहीं पढ़े, फिर दूसरे दिन पढ़ लिए, फिर 8-10 दिन का गैप कर लिए। तो ऐसे नहीं करना है। कोशिश करनी है कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ाई करते रहें, क्योंकि जितना डिसिप्लिन बना रहेगा उतना आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, मोटिवेशन बना रहेगा। एक डाउट ये भी है जो मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ कि लाइब्रेरी हमें ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक लाइब्रेरी का प्रश्न है, पहले मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग फेज में क्या करता था, रूम पर रह के पढ़ता था। और रूम पे मतलब उतना एनवायरनमेंट तो नहीं मिल पाता पढ़ने का, पूरे दिन टूट भी जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और अजीब सा भी लगने लगता है, शाम को भी दिल कचोटने लगता है कि अरे पता नहीं करे नहीं करे क्या करे। तो मैंने क्या करा, फिर उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। तो लाइब्रेरी से मुझे ये मोटिवेशन मिला, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आपके जैसे एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट ये तो लगता है
कि चलो ये लोग भी तो कर रहे हैं, तो अगर ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी तो अपना अच्छे से ट्राई कर सकता हूँ इस एग्ज़ाम में। तो जो साथ बैठने वाले लोग हैं, जब उनके साथ हम बैठते हैं तो इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ ये लोग भी कर रहे हैं और हम इसी दुनिया में हैं, इसी दुनिया में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन ऊपर हो जाता है। मेरे केस में तो ये होता था, मुझे लाइब्रेरी ज़्यादा अच्छी लगती थी रूम पे पढ़ने के। तो मैंने दोनों तरह के एक्सपीरियंस लिए, तो मेरा मतलब मानना है कि मुझे लाइब्रेरी ज़्यादा कम्फर्टेबल। अच्छा, एक बात और भी है, एक बात हमेशा ध्यान रखें, लाइफ में जो होती हैं वो दो चीज़ें होती हैं। कहते हैं ईदर दी पेन ऑफ डिसिप्लिन और दी पेन ऑफ रिग्रेट। मतलब या तो आप अपनी ज़िंदगी एक बार डिसिप्लिन से कर लीजिए, मतलब या तो आप जब आगे लाइफ में बढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा, दो ही बातें लगेंगी। अगर आप कुछ अच्छा बन गए, ठीक है, बन गए तो अच्छा है, नहीं बन पाए तो हमेशा एक रिग्रेट रहेगा ना कि मैं उस पोजीशन को अचीव कर सकता था, मैं वहाँ तक पहुँच सकता था, मेरे अंदर भी वो स्टेमिना था, लेकिन मैं क्यों नहीं वहाँ तक पहुँच पाया, या ऑफिसर नहीं बन पाया, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। तो मेरा मानना है कि या तो आप डिसिप्लिन को फॉलो कर लें, या फिर आप क्या कर रहे हैं, रिग्रेट में ज़िंदगी भर एक मैं अफसोस करते रहें कि काश मैं बन जाता, मेरे अंदर स्टैमिना था, मैं कर लेता। तो मेरा मानना है उस काश तक आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप 1, 2, 3 साल जितने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन में टाइम लगता है, आप डिसिप्लिन में होके जी के देखें ज़िंदगी। क्या पता ये डिसिप्लिन आपको उतने ऊंचे सितारों पर ले जाए जिसकी आपने कभी तमन्ना, मतलब तमन्ना तो आपने की होगी लेकिन जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि रिग्रेट से अच्छा है कि आप क्या करें, डिसिप्लिन का दर्द झेलना सीखें। दर्द तो होगा ज़िंदगी में, शुरुआत में आप दर्द नहीं झेलोगे तो बाद में दर्द झेलोगे, ठीक है। अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो बाद में अफसोस का दर्द झेलोगे, अब पता नहीं क्या करना पड़ेगा ज़िंदगी में। तो दर्द ही अगर झेलना है ना तो अनुशासन का झेलो, डिसिप्लिन का, क्योंकि ये जो है ना वो आपको अच्छे रास्ते पर आगे ले जाएगा। एक डाउट ये है कि सिलेक्शन के बाद एक बहुत फनी सा क्वेश्चन है कि सिलेक्शन के बाद कैसा लगता है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका है तो वो भी एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो सबसे पहली बात, सिलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, क्योंकि लाइफ में हम केवल यूपीएससी ही नहीं, जो लोग मतलब सभी लोग अपना पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पीजी करते हैं, या फिर जिस बैकग्राउंड से पढ़ रहे होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो पहले वहाँ पर कंपटीशन होता है, हर चीज़ों में करना पड़ता है। उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन में आते हैं, उसमें कंपटीशन इतना सारा फेस करना होता है, और रोज़ रोज़ वो जो रिग्रेट वाली फीलिंग आती है या डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो उसके बाद जब एक लंबे संघर्ष के बाद हमें सफलता मिलती है तो सबसे पहली चीज़ मिलती है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। एक सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपको इतना सारा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जब भी आप रात को सोओगे या सुबह को उठोगे तो आपको हर एक दिन अपना सुहावना महसूस होगा। हालांकि भी मुझे सर्विस का एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ पर जाकर जो मुझे सर्व करने का मौका मिलेगा वो तो एक अलग ही और अच्छा मौका होगा, लेकिन सिलेक्शन के बाद बता रहा हूँ एक सेटिस्फैक्शन बहुत रहता है ज़िंदगी में कि हाँ जिस दिशा में हमने मेहनत की थी। और कुछ लोग ये कहते थे कि अरे ये सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आलोचना भी करते हैं ना जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, अरे नहीं 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 तुमसे तो नहीं हो पाएगा, यूपीएससी के पेपर में तुम ट्राई करोगे तुम्हारा हो जाएगा जहाँ 800 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को प्रूव कर पाते हैं कि नहीं देखो हमारे अंदर स्टेमिना था और हमने करके दिखाया। और सबकी जो झूठी मूठी बातें होती थी ना बहकाने की, देखो हमने रॉन्ग साबित कर दी, हमने सिलेक्शन लेके दिखा दिया। तो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो और दूसरी बात मतलब यही है कि आपको थोड़ा मतलब फ्री फंड की कह सकते हैं, मेहनत के बाद एक प्रसिद्धि मिल जाती है, लोग आपको चुनने लगते हैं, सेशन वैशन रखने लगते हैं, जैसे हमने सेशन रख लिया तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। और तीसरी बात, एक आपको सर्व करने का मौका मिलता है, आप अच्छे अच्छे पदों पे जाओगे, एक अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा कंट्री को, तो वो भी आपको अच्छा मौका मिलता है। मतलब सेटिस्फैक्शन से आप भरपूर रहते हैं, ठीक है, और आप जो भी करने का आपका सपना था वो पूरा हो रहा है। एक डाउट जो है न्यूज़पेपर को लेकर है कि न्यूज़पेपर हमें फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें जो है आपके पर्सनल व्यूज़ हो सकते हैं, इंडिविजुअल की स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने जो है यूपीएससी के प्री और मेंस के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर फॉलो नहीं किया था। मैंने जैसे मंथली मैगजीन है, वेबसाइट्स हैं, उनको फॉलो किया था। लेकिन हाँ, जब मैं इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहा था तो उसमें क्या होता है, क्योंकि हिंदी के न्यूज़पेपर्स जो हैं उतने अच्छे नहीं हैं पढ़ने में, उसमें उस टाइप का कंटेंट नहीं होता है। और हमें तो जो पूरी दुनिया में सब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबसे कंपटीशन करना है,
तो उसके लिए क्या होता है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना ही पड़ता है। तो उसके लिए मैंने जो इंडियन एक्सप्रेस है उसे फॉलो किया था। तो आपको उससे क्या होता है, बहुत सारे व्यूज़ मिल जाते हैं, क्योंकि आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो आपके व्यूज़ का, आपके विचार कैसे हैं, बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू कितना है आपका, बैलेंस अप्रोच में आप कैसे उत्तर देते हो, वो सारी चीज़ें वहाँ चेक होती हैं। तो आप उसके लिए आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो। मैंने इंटरव्यू में फॉलो किया था न्यूज़पेपर, बाकी फॉलो नहीं किया था। एक जो अगला डाउट है वो ऑप्शनल को लेकर है। बहुत सारे लोगों का ये मतलब था कि ऑप्शनल, क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल है वो हिंदी लिटरेचर रहा था और मुझे ऑल इंडिया और हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त हुए हैं, 293 मार्क्स, जो ऑल इंडिया हाईएस्ट है। तो पहले मैं ये बताता हूँ कि ऑप्शनल को चूज़ कैसे करें। देखिए, जो ऑप्शनल है, सब लोग कहते हैं और मैं भी ये कहता हूँ, ऑप्शनल जो है ना वो आपकी, अगर आप लड़के हो तो वो आपकी गर्लफ्रेंड है और आप लड़की हो तो वो आपका बॉयफ्रेंड है। मतलब आपको अपने ऑप्शनल पेपर से ऐसा प्यार करना है कि जैसे आप उसके बिना जी नहीं सकते। रोज रोज उसको पढ़ना है, रोज उसको समझना है। और सबसे बड़ी बात, आप अपना कोई भी फ्रेंड बनाते हो, बॉयफ्रेंड बनाते हो, गर्लफ्रेंड बनाते हो, क्यों बनाते हो? क्योंकि आपको उससे बात करने में मज़ा आता है, इसलिए तो बनाते हो। मन में शांति मिलती है, इसलिए तो बनाते हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा रखना है कि आप उसे 10 बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें, 25 बार पढ़ें, आपको हर बार उसमें इंटरेस्टिंग भी महसूस हो, बोरियत महसूस ना हो। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपको ह्यूमैनिटीज़ पसंद है कि आपको मैथ पसंद है। मेरे केस में थोड़ा चेंज था, क्योंकि मैंने जो अपनी एमएससी की पढ़ाई है वो स्टीफेंस कॉलेज से मैथमेटिक्स में करी थी, जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि मैंने फिर ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर क्यों ले लिया। तो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल लेने की वजह से मेरा मेन कारण ये था, सबसे पहला जो हिंदी है वो मुझे मतलब बचपन से, जो मैं जब 10th और 12th में पढ़ता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसमें दोहे वगैरह आते थे, तो मैं घर पे क्या करता था, उनका सस्वर पाठ करता था कि बोल रहा हूँ फिर उसका अर्थ बता रहा हूँ, कि घर वालों को सुनाने के लिए कि देखो मैंने इसका अर्थ पता है, दोहे वगैरह पता है। और थोड़ा थोड़ा मेरी हॉबी जो है वो हिंदी पोइट्री राइटिंग और रीडिंग है। मुझे हिंदी कविताएं पढ़ने और लिखने का शौक़ है। तो फिर मुझे लगा कि हिंदी ऑप्शनल में ये सब चीज़ें भी, अच्छी अच्छी किताबें वगैरह पढ़ने को मिलेंगी। तो मैंने इसलिए क्या करा, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल चूज़ करा। बाकी ऑप्शनल चूज़ करने के और सारे भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे पहली बात, उस ऑप्शनल में कंटेंट अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। दूसरी बात, उस ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो ज़्यादा वास्ट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा 1-1.5 साल निकल जाए और ऑप्शनली कंप्लीट ना हो, ठीक है। तो आपको सिलेबस देखना है। दूसरी बात, उस ऑप्शनल में कंटेंट अवेलेबल है या नहीं, भाई वो देखना है। तीसरी बात, आपको ये देखना है कि वो आपके लिए इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है या नहीं, भाई वो देखना है। मतलब आपके लिए ऐसा वाओ ऑप्शनल ना, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको कर जाओगे। अच्छा, जहाँ तक मेरी बात है कि हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में मार्क्स कैसे इंप्रूव करें या मैंने कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, तो उसके लिए दो मतलब सजेशंस आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के जो सिलेक्टेड हो चुके हैं उनके मिल जाएंगे, ऑफिसर्स के। वही मेरे हैं, लेकिन थोड़ी सी जो डिफरेंट चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे पहला, देखिए हिंदी आप ऑप्शनल चूज़ तभी कीजिए, मेरा मानना है, जब हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी हो और सबसे बड़ी बात, आपकी वर्तनी की जो अशुद्धियाँ हैं वो ना। अगर आपको मतलब हिंदी जस्ट वो वाली जो ग्रामेटिकल हिंदी होती है ना वो थोड़ी यूज़ होती है इसमें, जैसे भाषा खंड का सिलेबस है या हिंदी का सिलेबस है। अब आप हिंदी में ही गलतियाँ और मिस्टेक लिख के आओगे, हलंत का ध्यान नहीं रखोगे, बिंदु का ध्यान नहीं रखोगे, विसर्ग का ध्यान नहीं रखोगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे कहते हैं, या फिर हमें पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, अर्ध विराम कहाँ लगाना है, तो पंचुएशन भी हमें अच्छे से आनी चाहिए। तो अगर आपकी ये चीज़ें थोड़ी आपके फेवर में है, मतलब आप इनका यूज़ करना जानते हो, तो हिंदी लिटरेचर जो है वो आपको बढ़त दे सकता है। क्योंकि हिंदी का मेन मकसद यही है कि आपको हिंदी एक तो लिखने में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, की लिखें, छोटी की मात्रा लगाएं, बड़ी की, तो थोड़ा आप उस पर काम कर लीजिए। अगर आपका कमज़ोर है, आपने हिंदी लिटरेचर लिया है, और वर्तनीगत जो अशुद्धियाँ हैं उन्हें बिल्कुल दूर कर लीजिए, वर्तनीगत अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अपनी हैंड राइटिंग जो है वो थोड़ी अच्छी बनाइए, क्योंकि हिंदी लिटरेचर में मुझे लगता है कि हैंड राइटिंग का भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो हैंड राइटिंग अपनी थोड़ी कोशिश कीजिए कि अच्छे से लिखें, थोड़ा सजा के डेकोरेटिव तरीके से लिखें, और कम से कम इतना तो लिखें ही कि एग्जामिनर को आपकी जो लिखावट है वो समझ में आए। कुछ लोग जल्दी में 7-8 मिनट के आंसर लिखने के चक्कर में एकदम से घसीटा मार के लिख देते हैं, तो समझ ही नहीं आता है लिखना क्या है। अब जब आप लिखने वाले को समझ नहीं आ रहा है, तो जब एग्जामिनर है वो अपना ज़्यादा दिमाग तो लगाएगा नहीं आपकी कॉपी चेक करने में, तो वो आपकी पार कर देगा कॉपी, और आपकी बंद हो जाएगी कॉपी कम नंबर। मतलब हैंड राइटिंग आप अच्छी बना के। तीसरी बात,
मैंने जो आपको पहले डिस्कस करी। टाइम लिमिट का आपको ध्यान रखना है, लेकिन टाइम लिमिट का ध्यान रखना है जब आप अच्छे से लिखना सीख जाओ। ये नहीं कि शुरुआत में 7-8 मिनट का टाइमर लगा के तैयारी करना है। हमें क्या करना है, हमें पहले अच्छे से लिखना सीखना है। जब हमें अपनी एफिशिएंट हो जाएंगे हम लिखने में, उसके बाद हमें टाइम लगा के आंसर्स लिखने हैं मेंस के टाइम में। चौथी बात यह है कि हिंदी में जैसे, क्योंकि हिंदी का सिलेबस जो है वो थोड़ा स्टैटिक टाइप का है, आपको बहुत उसमें तो कुछ करंट अफेयर्स ऐड नहीं करना होता है, तो उसमें क्या है आप PYQs अच्छे से उसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं, PYQ देख सकते हैं, ठीक है, उसके आंसर्स लिख सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, उनको लिख लिख के देख सकते हैं, चेक करा सकते हैं अपने जो सीनियर्स हैं या फिर जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो PYQ का अच्छा रोल होता है। उसके बाद ये है, एक हिंदी में लोगों के मन में ये मिथ रहता है कि हमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करना है अपने आंसर में, क्योंकि दिखना तो चाहिए कि सामने वाले का हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, लेकिन ऐसा ना करें। जैसे एक शब्द चलता है श्लाघ्य, श्लाघ्य का मतलब होता है प्रशंसा करना। अब आपने ऐसे हाई फाई धुआंधार शब्दों का प्रयोग करके लिख दिया, तो मेरा मानना है कि आपको क्या करना है, अपनी कॉपी ऐसी लिखनी है। देखिए कॉपी लिखने का यही है, कॉपी जब भी आप अपनी लिखें तो ऐसा समझें कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता है, आपको उसे एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है कि आदिकाल क्या है, भक्ति काल क्या है, रीतिकाल क्या है, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रेमचंद के, तो आपको उसे एक्सप्रेस करना है। तो आपकी शैली जो है लेखन की वो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला अगर बच्चा भी पढ़े तो भी उसे समझ आ जाए कि आपने लिखा क्या है। ये नहीं है कि उसके वो लिए बहुत बड़ा हाई फाई प्रोफेसर चेक करे उसे समझ आ रही है, तो आपको उस टाइप से लिखना है। तो ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का, ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज का, बहुत असाधारण शब्दों का प्रयोग करने से बचें। सादी और सीधी भाषा में अपने उत्तर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने तो यही फॉलो किया है और सादे और सिंपल शब्दों में अपनी बात लिखने की कोशिश करता हूँ। अगली बात यह है कि रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज में आप अपने नॉर्मल बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ बुक्स आती हैं 12th की जैसे या 11th की NCERT होती है, वो भी फॉलो करते हैं, और बहुत सारी कोचिंग्स का जो मटेरियल होता है वो भी अवेलेबल होता है, और जो मतलब वो होता है काफ़ी रिफाइन होता है। तो आप कोचिंग्स का मटेरियल्स भी लीजिए, उसे पढ़िए अच्छे से। अपने कुछ मॉडल आंसर्स अगर उस सब्जेक्ट पर, जैसे हिंदी लिटरेचर में मॉडल आंसर्स भी अवेलेबल हैं, उनको भी देख सकते हैं आप। और बाकी आप क्या कर सकते हैं, अपने भी आंसर फ्रेम कीजिए, PYQ की हेल्प लीजिए, PYQ की कोई सॉल्व बुक आती है उससे फॉलो कर सकते हैं। मुझे तो नहीं मिली थी कोई PYQ की सॉल्व बुक, शायद हिंदी लिटरेचर के लिए अवेलेबल भी नहीं है, तो आप खुद से उसे क्वेश्चंस का फॉर्मेट बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। और इसके लिए आप एक बात और ध्यान रखना है, जो हिंदी लिटरेचर का पेपर 1 है ना, वो बहुत स्कोरिंग होता है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो मेरा मानना है कि उसमें थोड़ा भाषा खंड जो है उस पर आप अच्छे से अपनी कमांड बना लीजिए। भाषा खंड जो है आप थोड़ा स्टैटिक होता है, और अगर उसमें आपने अच्छे से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर दिया तो उसमें क्या होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं उसमें, ठीक है। और कोशिश ये भी करनी है कि वही रटे रटाए आंसर नहीं लिखने हिंदी में, जो सब लोग बाजार में नोट्स मिल रहे हैं कि भाई आपने उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। UPSC जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि UPSC जो है वो एग्जामिनर जो है चेक करने वाला भी समझता है कि हमने कहीं से जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है या फिर हमने अपने मनोयोग से पहले पढ़ा है, सिलेबस समझा, उसके बाद लिखा है। तो मेरा ये मानना है कि आप पहले अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जो नोट्स आप फॉलो करते हैं चाहे वो बाहर से बाजार से लेके पढ़ते हैं वो पढ़िए, उनके आधार पे अपने आंसर्स खुद फ्रेम कीजिए। ये नहीं कि कोई साइड पे पड़े हुए लिखा है आंसर या टॉपर्स की कॉपी निकलवा ली वही सेम लिख दिया। आप जो है आप टॉपर से भी अच्छा कर सकते हैं, तो अपनी थोड़ी क्षमता पहचानिए और इनोवेशन करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो GS के आंसर हो चाहे वो ऑप्शनल के आंसर हो। अगर आपके आंसर्स में इनोवेशन नहीं दिखेगा, 10 साल पहले वाले या 4 साल पहले के टॉपर्स को आप फॉलो करते हो एज इट इज़, तो फिर शायद हो सकता है नंबर नहीं आ पाए, क्योंकि पैटर्न जो है हर बार चेंज होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, इनोवेशन करना। आप नए कोर्स यूज़ कर सकते हो, हिंदी लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ कुछ नए कोर्स यूज़ कर सकते हो। जो बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स जो अपने मतलब सिलेबस में लगी रहती है ना, जैसे गोदान उपन्यास है या कहानियों की किताबें, उनका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ के वहाँ से कोर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कोचिंग के मटेरियल से। और एक बात यह है कि जैसे जब भी आप अपना आंसर लिखें, जैसे मैंने GS में भी बताया, जब भी आप अपना आंसर लिखें तो उस चीज़ को क्या करें, वेरीफाई करते हुए लिखें। जैसे सपोज करो कि आपका कोई क्वेश्चन आया है, मान लीजिए जयशंकर प्रसाद जी के, जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर लिखो या कुछ भी लिखो, या प्रेमचंद पे क्वेश्चन आया, तो आपको जस्ट ये नहीं लिखना है कि प्रेमचंद यथार्थवादी लेखक हैं या प्रेमचंद ने, अब आपने बता तो दिया कि वो यथार्थवादी हैं
या वो क्या करते हैं कि वो समाज का चित्रण बहुत अच्छा करते हैं, एल्बम की तरह प्रस्तुत कर देते हैं अपनी कहानी उपन्यासों के माध्यम से। आपको क्या करना है, उस चीज़ को वेरीफाई भी करना है। और वेरीफाई कैसे करोगे, या तो आप उपन्यास के उस कहानी के कोड लिखो नीचे कि ये चीज़ हमें इस एग्जाम्पल में दिखती है, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, वहाँ कोड दे सकते हो। और कविता के जो क्वेश्चन है उसमें आप कविता की पंक्तियों को लिखोगे। तो मतलब यूपीएससी में आंसर्स नॉर्मल जैसे भी हम आप ये वगैरह में लिखे होंगे वैसे नहीं लिखने हैं कि ऐसे ही लिख दिए जस्ट हो गया काम पास हो गए। इसमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ को वेरीफाई करते हुए पॉइंट लिखने पड़ते हैं। तो जीएस में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, कोई पॉइंट लिखा उसे सपोर्ट करने के लिए बीच ब्रैकेट में डेटा दिया, इकोनॉमिक सर्वे के हेडिंग्स दिए और रिपोर्ट कोट करी। ऐसी हिंदी में भी हमें एग्जाम्पल देने हैं, कोट्स देने हैं, कविताएं देनी है, ठीक है, उनका यूज़ करना है। लेकिन इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसको बस कविताएं आती हैं और उसने कविताएं उठा के रख दी। आपकी पहले आपको अच्छा सा पैराग्राफ में लिखना है उसके बारे में, उसके बाद आपको उसके साथ में अटैच करनी है चीज़, ठीक है। और बाकी ये मैंने आपको सब चीज़ें बताई। अब एक मतलब अब जब मतलब अब मैं अपना जो सेशन है वो लगभग क्वेश्चंस कवर कर चुका हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस लेने। तो 2-3 बातें मतलब हैं मुझे, वो कविताएं आप मतलब फॉलो कर सकते हो, सुन सकते हो। मुझे तो अच्छी लगती थी बुक्स पढ़नी, तो मैं कभी मन हुआ था उदास होता था तो मैं तो उठा लेता था कोई किताब उताब के अलावा मोटिवेशन की कोई कविता वगैरह देख लें। तो एक गौरव उपाध्याय सर हैं, उन्होंने ज़िंदगी अनलिमिटेड बुक लिखी है। मुझे वो बुक बहुत पसंद है पर्सनली, मैंने उसे पढ़ा मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम नहीं था, जब मेरा इंटरव्यू हो चुका था और रिज़ल्ट आने वाला था तो मुझे लग रहा था अब तो शायद नहीं दूंगा पेपर, और अभी तो देखते हैं रिज़ल्ट क्या रहता है, उसके बाद सोचेंगे, अगर नहीं होगा तब भी देखेंगे, हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो मैंने तब बुक पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, ज़िंदगी अनलिमिटेड। तो उसमें कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, वो सच में बड़ा मोटिवेशन आपका ऊपर ले जाती हैं। तो उन पंक्तियों को मैं बताता हूँ आपको। उसमें लिखा था, मिट्टी के घड़े बनाता है मगर बरसात से नहीं डरता। मिट्टी के घड़े बनाता है मगर बरसात से नहीं डरता। जो कुम्हार अपना हुनर जानता है वह हालात से नहीं डरता। तो बस इन्हीं पंक्तियों से हमें प्रेरणा लेनी है। देखिए ये ज़िंदगी है, हालात बहुत ज़्यादा विपरीत हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता होगा, मेरी ज़िंदगी में भी ये सब कुछ घटित हुआ है। मैंने बहुत सारे अप्स और डाउन्स देखे हैं यहाँ तक आने के लिए। कहते हैं ना, हर जो एस्पिरेंट है वो अगर ऑफिसर बना है तो उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है। तभी तो मतलब 12th फेल जैसी फिल्में वो इसीलिए आई है ना, कि क्योंकि एक लंबा संघर्ष के बाद ये सफलता मिलती है। तो आपकी परिस्थितियाँ जो है बदलती रहेंगी, बहुत सारे डाउन्स आएंगे, बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं जो आपको नहीं जानते हैं, केवल मजाक बनाने के लिए आपसे जुड़े हैं, वो आपको नीचे दिखाने की कोशिश भी करेंगे। बात बात पे कभी आपका कोई दोस्त या आपका दूर का रिश्तेदार कह दिया करेगा, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे उस लड़के को कहाँ भेज रखा है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन हमें क्या रखनी है, मैंने फिर आपको बताया, अपने साथ भले ही 2 हाथ हों लेकिन ऐसे सपोर्टिव हैंड्स रखने हैं जो आपको बार बार याद दिलाएं। देखिए हनुमान जी जो थे ना, उनके पास कितनी अटूट शक्ति थी, लेकिन जब समुद्र को पार कर रहे थे वो भी घबरा गए थे, वो तो भगवान थे। उन्हें किसने याद दिलाई थी उनके बल की? सुग्रीव ने। उन्होंने कहा था का चुप साधी रहे बलवान। तो बस पोटेंशियल हम सबके अंदर है, बल हम सबके अंदर है, उसको ज़रूरत क्या है, जागरूक बनाने की। हम उसे समझें, उसकी इज्जत करें। हम क्या करते हैं, अपनी जो अपने अंदर जो स्टैमिना होता है ना, उसकी इज्जत नहीं करते, कदर नहीं करते, डिमोटिवेशन में रहते हैं ऐसे में। तो हमें उसको ही थोड़ा ध्यान रखना है, और बाकी सब जो है अच्छे से होता रहेगा। जैसे हम आज सिलेक्ट हुए हैं, आप लोग कल सिलेक्ट होगे, और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। मेरी ये सारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो ये है। अब आपके थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आप लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं। 1-2 मिनट का टाइम लेता हूँ मैं, क्वेश्चंस थोड़े खोल लूँ। एक भारती जी है, उन्होंने लिखा है कि मैं भी मोटिवेशन के लिए बुक्स फॉलो करती हूँ। तो हाँ, वो तो हम सबको ही करनी होती है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप। आप क्या कर सकते हैं मोटिवेशन के लिए? जैसे मैं क्या करता था, सुबह जॉगिंग के लिए जाता था या टहलने के लिए निकल जाता था। तो मैं मतलब कोशिश करता था कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहूँ, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी केवल यूपीएससी नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि हमें यूपीएससी करना है और कुछ ज़िंदगी का मतलब नहीं है, ठीक है। करना है यूपीएससी, खुश रह के करना है, अच्छे से करना है, और हो जाएगा सिलेक्शन तो ऑफिसर बन जाएंगे। नहीं तो कम से कम इतना तो है यूपीएससी की, अगर आप 1% सक्सेस नहीं भी मिलती है
तो भी आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। ठीक है, तो इसी इच्छा शक्ति के साथ यूपीएससी करनी है। और कहते हैं ना, अगर जितनी बड़ी पोजीशन चाहिए, जितनी बड़ी पोस्ट चाहिए, उतना बड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। तो रिस्क लेने में क्या घबराना, ज़िंदगी है। तो चलिए, तो 2-4 साल इसी के नाम कर देते हैं ना, तो थोड़ा उसी को बना के रखना। एक आया है कि सर पहले मेंस की तैयारी करें या प्रीलिम्स की। तो मैंने ये बताया कि जो प्रीलिम्स और मेंस है वो कोई अलग अलग नहीं है, प्रीलिम्स और मेंस जो है कंबाइंड है। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, दोनों की साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और जैसे जैसे टाइम आता है, प्रीलिम्स का टाइम आया 2-3 महीने पहले, तो थोड़ा प्रीलिम्स पे सीरियस हो गए, क्योंकि याद करने वाली चीज़ें भी रहती हैं ना। और मेंस का टाइम आया तो थोड़ी आंसर राइटिंग पे ही पूरा फोकस हो गया। ठीक है, तो आप जैसे जैसे उसमें अपीयर होते जाओगे। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए 2 बातें, 2 कोट भी ध्यान रखिए अब्दुल कलाम जी की, मुझे तो बहुत सही लगते हैं। पहला कोट तो है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। जब मेरे मेंस के पेपर होते थे ना, तो मतलब जब हॉल में जाते हैं ना, बहुत सारी भीड़ होती है, तो लगता है अरे पता नहीं, फिर उस समय ऐसा लगता है कि भूल रहे हैं, सब मगअप हो जाता है दिमाग में, दिमाग काम करना बंद कर देता है थोड़ी देर के लिए कि अरे यार 5 का पेपर है, लिख ही नहीं, वही बहुत है, ऊपर से लिखने का प्रेशर ही होता है। तो वहाँ पे एक बोर्ड पे कोट चिपकी होती थी उस स्कूल में, अब्दुल कलाम जी का चित्र बना होता था, और उसमें कोट चिपकी होती थी कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। बस ये कोट मेरे अंदर एक इच्छा शक्ति बढ़ देती थी कि कोई बात नहीं, लिख के आऊँगा और क्या पता मेरा ही जलना काम कर जाए, और ये सच में काम कर गया और मैं आज आपके सामने हूँ। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और दूसरी बात ये है कि अगर बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर नहीं है कि हम क्या करें आगे, तो देखिए कोरा होता है ना, कोरे वाला एग्जाम्पल लीजिए, जो रियल लाइफ के एग्जाम्पल है उनसे सीखिए। जब हम कोरे में आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत आगे तक का नहीं दिख रहा होता है, लेकिन हमें आगे 10-20 कदम का तो दिख रहा होता है ना। तो आप कम से कम पहुंच के वहां तक तो पहुंचिए, आगे का रास्ता उसके आगे का वहां पहुंच के दिखने लगेगा। तो ये नहीं करना है कि सारी आज ही स्ट्रेटेजी प्री मेंस इंटरव्यू की करके रख लेनी है और उसके बाद आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, जो डाउट्स आएंगे, साथी भी मिलेंगे, अच्छे टीचर्स भी मिलेंगे, ठीक है, आपको अच्छे सपोर्टर्स भी मिलेंगे, तो वो आपके आगे बढ़ते जाएंगे। यूपीएससी के साथ एक क्वेश्चन है, यूपीएससी के साथ अदर एग्जाम भी देते रहना चाहिए क्या, प्लीज़ बताइए। हाँ, तो देखिए अब इसमें भी मतलब सब्जेक्टिव मैटर है। मेरे केस में अगर मैं बात करूँ, देखिए मुझे मतलब थोड़ा लगता था 3-4 दिन में मुझे लगता था कि अरे मुझसे यूपीएससी पता नहीं हो ना हो, मेहनत करता था, लेकिन यूपीएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल, सब पब्लिक सर्विस कमीशन उसे खुद बोलते हैं। आपको प्री मेंस और किसी भी स्टेज पे आपको मार्क्स भी नहीं पता चलते कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, जस्ट लिस्ट में क्या आता है रोल नंबर, और रोल नंबर से तो आपको पता नहीं चलता है कि हमारे कितने मार्क्स होंगे। अब आप इन भी हो सकते हो, आउट भी हो सकते हो, आप आखिरी में तो 1000 और 800 बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो मुझे हमेशा ही लगता था, मैं मतलब ज़्यादा हवाओं में उड़ने वाले में से नहीं हूँ, मैं हमेशा प्लान बी के रूप में लेके चलता था। तो मैंने बीएड भी शायद साथ में कर लिया था, तो और कुछ गवर्नमेंट एग्जाम भी देता रहता था। जैसे आप पीसीएस का यूपी पीसीएस जो है उसको आप अच्छे से दे सकते हो, या आपका जो स्टेट है उसका पीसीएस दे सकते हो, ठीक है। और आप बाकी भी बहुत सारे निकलते हैं, जैसे अभी यूपी में समीक्षा अधिकारी के फॉर्म निकले हुए हैं, या फिर खंड शिक्षा अधिकारी। एटलीस्ट हम अगर देखिए बात ये वाली नहीं है कि हम छोटे एग्जाम पे जा रहे हैं, कभी कभी जो हमारी लाइफ होती है ना, वहाँ पर एक स्टेप ऐसे भी जाना पड़ता है कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। अगर आप लगातार किसी पेपर में असफल हो रहे हो ना, तो फिर अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आप अपने आप को ही नहीं संभाल पाओगे, तो फिर आप पढ़ाई क्या करोगे, ठीक है, क्या अपने ऊपर ध्यान दे पाओगे। तो इसलिए हमें अपने आप को संभालने के लिए पहले क्या करना है, पहले हमें एटलीस्ट ये तो करना है कि हम स्टेबल हो जा रहे, मन में ये तो सेटिस्फैक्शन रहेगा ना कि हमारे पास ये तो है, ये तो हमारे हाथ से नहीं जा रहा है। हम समीक्षा अधिकारी बने तब भी मन में ये तो रहेगा कि हम समीक्षा अधिकारी तो हैं, आज कल को कोई हमसे ये तो नहीं कह पाएगा तुम तो बेरोजगार हो, तुमने करा क्या है आज तक। तो अपने आप को रखने के लिए मुझे तो ठीक लगता था ये, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एक है नोट्स की बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नोट्स। देखिए मैंने कहा सोर्सेज जो है थोड़े लिमिटेड रखिए, बहुत एक्स्ट्रा आलतू फालतू के सोर्स मत रखिए, कम सोर्सेज रखिए, मल्टीपल रिविजन्स पर बल दीजिए, ठीक है। यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि 100 बुक्स पढ़नी, मेरा मानना है बुक एक पढ़िए, 100 बार उसी को पढ़िए, ठीक है। कम रिसोर्सेज रखिए, और आपको पता है यूपीएससी में रट के आप नहीं कर सकते कोई भी क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो अपना स्टेमिना ऐसा करिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा तैयार कीजिए कि आपको चीज़ों की एनालाइजिंग पावर है। यूपीएससी जो एनालाइजिंग का गेम है, आप क्वेश्चन एनालाइज करके जल्दी से अपने दिमाग में फ्रेम करके क्वेश्चन लिखना, ठीक है। तो आप सोर्सेज कम नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो 2-3 क्वेश्चन और ले लेता हूँ। आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल बता देता हूँ।
आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। हालांकि जो मैं हूँ अभी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूँ अपने जो टेलीग्राम चैनल है, मेरे फ्रेंड ने ही वो बना दिया है, मैं पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। तो आप मुझसे ऐसा नाराज़ मत होइएगा कि उस पर ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है। जब मुझे अपने अकॉर्डिंग टाइम मिलेगा, ठीक है, तो मैं आपको चीज़ शेयर कर दूंगा। तो चैनल का नाम आप नोट कर सकते हैं टेलीग्राम का, है शिवम अग्रवाल AIR, मतलब ऑल इंडिया रैंक 541 CSE 23। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, शिवम अग्रवाल ऑल इंडिया रैंक 541 CSE 23। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम पे तो वही फोटो लगते हैं, बीच में कुछ इंपॉर्टेंट को मुझे चीज़ें मिलेंगी वो भी शेयर करता रहूँगा। उसमें मैंने इंस्टाग्राम ID रखी है IRS शिवम अग्रवाल, आप इस पर फॉलो कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है शुभ अग्रवाल 8448, तो इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंटरव्यू में ड्रेस कोड मैटर करता है कि हाँ, मुझे तो लगता है और ये होता है, इंटरव्यू में ड्रेस कोड मैटर करता है। लेकिन मैं आपको एक बार सजेस्ट करना चाहूँगा, देखिए बहुत सारे मिथ होते हैं UPSC को लेके। क्या, जैसे हम जब इंटरव्यू में जाते थे तो देखिए सब चीज़ें अच्छी हो, बहुत सारी टाई भी बिल्कुल वैसी हो, बेल्ट भी बहुत अच्छी हो, तो हम लोग क्योंकि नॉर्मली बैकग्राउंड से होते हैं तो हम क्या होता है, जो टाई मिली बेल्ट मिली वो लगा के चले गए कि अरे सिलेक्शन हो उसके बाद देखेंगे ये सब, ठीक है। तो मुझे इंटरव्यू में टोक भी देते थे कि फॉर्मल बेल्ट नहीं है आपकी, या ये जूते थोड़े वो ऐसे लग रहे हैं, जूते और लीजिए। तो मुझे लगता है UPSC इतना बारीकी से जूते और टाई और बेल्ट आपका देखने को नहीं बैठा है, वो आपसे मिलने को बैठे हैं। वो लोग आपको जानना चाहते हैं, ये नहीं जानना चाहते कि आपने टाई जूते बेल्ट के पहने, उसका फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो UPSC के मॉक से इतना वो रहिए, ये मत देखिए कि उन्होंने कह दिया कि UPSC का इंटरव्यू थोड़ा अलग ही लेवल का होता है तो उसमें इतना ध्यान मत दीजिए। ड्रेस कोड इतना रखिए फॉर्मल, ठीक है, चाहे डार्क नेवी ब्लू कलर का हो सकता है, ठीक है, डार्क ब्लैक कलर का हो सकता है, तो फॉर्मल होना चाहिए, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और कुछ, हाँ, एक क्वेश्चन है मानवेंद्र राजपूत जी का क्वेश्चन है कि सर क्या PCS और UPSC की तैयारी साथ में करनी चाहिए? हाँ, तो आप साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो PCS में थोड़ा ये है कि PCS में थोड़ा रटने वाली मतलब मेमोराइज करने वाली चीज़ ज़्यादा आती है, ठीक है, उसमें क्या वाला क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो मैं तो उनसे कंफर्टेबल महसूस नहीं करता था, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती थी। लेकिन अगर आपको लगता है, देखिए अगर आपको UPSC करने का मन है तो आप, मेरा मानना है पहले UPSC के 1 या 2 प्रयास अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको लगता है उसमें नहीं हो पा रहा है तब आप PCS का रुख कर लीजिए। और अगर किसी को लगता है कि दोनों साथ लेके चलूँगा तो आप साथ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि आप, क्योंकि UPSC PCS में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है थोड़ी चीज़ों में, तो आप UPSC को पहले 1-2 टाइम अच्छे से दे दीजिए, क्या पता वहीं हो जाए, PCS देने का वही ना करे। और अगर आपको नहीं वहाँ पे सफलता मिली तो आप ट्राई कर सकते हैं ना, साथ भी कर सकते हैं। PYQ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या सर? हाँ, PYQ से देखिए जो UPSC है वो PCS से इस मामले में डिफरेंट है, उसमें PYQ डायरेक्ट रिपीट नहीं होंगे, ना मेंस में ना प्री में। लेकिन PYQ क्या है, ध्रुव तारे की तरह काम करेंगे, ठीक है। आप जब भी अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो अपनी मेज पर सिलेबस रखिए, PYQ की बुक रखिए। उससे क्या होगा, जब भी आप थोड़ी दिशा भटकोगे, देखो UPSC में बहुत सारे सोर्स होते हैं, हर रोज़ कोई आके आपको सीनियर या कोई भी ज्ञान दे जाएगा कि आप ये भी पढ़ लो, आपने तो ये नहीं पढ़ा, आपने तो ये नहीं पढ़ा। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, हमें अपने सामने PYQ रखने। अरे कोई तो हमें दिशा देने वाला होना चाहिए ना। हम जो बच्चे, हमारे घर में तो कोई IAS IPS कोई नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है, सिविल सर्वेंट नहीं है, तो हमें तो खुद ही से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ध्रुव तारे के रूप में उसे रख लीजिए, तो आपको इससे हेल्प मिल जाएगी कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो PYQ वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। और कोचिंग का मैंने आपको ऑलरेडी जवाब दे दिया, कोचिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब वही वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक भाई ने पूछा है कि मैं 10th का स्टूडेंट हूँ, क्या मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए UPSC की? देखिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि UPSC जो है वो पूरी ज़िंदगी नहीं है। ऐसा नहीं है जिन लोगों ने UPSC नहीं करा है या फिर ऐसी कोई हाई प्रेस्टीज जॉब नहीं क्लियर करी है, अपना बिजनेस भी कोई कर रहा है ना, और अगर लाइफ में उसकी सेटिस्फैक्शन है, खुशी है। देखिए ज़िंदगी में सबसे बड़ी क्या है, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि होनी चाहिए आपको, चाहे वो आपका जो भी काम हो, खुशी होनी चाहिए। रोज़ आपको ऐसा ना लगे कि आज का दिन तो बस ऐसे ही चला गया, झै झै में निकल गया,
मैंने कुछ अच्छा करा ही नहीं, तो आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। और 10 से तैयारी करने की बात, तो मैं तो इसका सपोर्ट नहीं करूँगा कि 10 से आप तैयारी कर चलो। अरे थोड़ी ज़िंदगी भी जी लेनी चाहिए। आप पहले दुनिया को जानो, लोगों से जुड़ो, कम से कम ये तो महसूस करो। आगे मुझे जब लगता था बीएससी और एमएससी में मैं था, तो मुझे लगता था कि मुझे पीएचडी करनी है। मुझे यूपीएससी का प्लान जो है ना, वो बीएससी के बाद ही बना कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो आप अपने लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर खुद मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इसी के साथ मोस्टली क्वेश्चन हो चुके हैं, और बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, क्यूरीज हैं, वो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके उस पर भेज सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम जो मेरी आईडी है उस पर आप कमेंट सेक्शन में या फिर उसके मैसेज में भेज सकते हो। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा नेक्स्ट टाइम तो मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा। मैं आप सबको बेस्ट विशेष देता हूँ अपना सेशन एंड करते हुए कि आप जहाँ भी रहो, सबसे पहला तो मैं ये नहीं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा कि आप यूपीएससी क्लियर कर लो, क्योंकि वो एक हाइपर सा क्रिएट हो जाता है माइंड में कि यूपीएससी सब वो बता के चलेगा। देखो उस किताब में जो ज़िंदगी अनलिमिटेड है ना, एंड में तो 2-4 बातें अच्छे से बोल लूँ, ये तो सब अलग हो गया। उसमें एक बात बड़ी अच्छी लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है, डियर एस्पिरेंट, हर कोई बोलेगा कि तुम जी जान लगा दो, खाना पीना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन मैं तुमसे कुछ अलग कहना चाहता हूँ। तुम उसमें फिर आगे लाइन लिखी, उस किताब की लाइनें, मेरी लाइनें नहीं है, ठीक है, जिंदगी अनलिमिटेड की। उसमें उन्होंने लिखा है कि ज़िंदगी केवल एग्ज़ाम ही नहीं है जो हमें क्लियर करना है, ये ज़िंदगी केवल यूपीएससी भी नहीं है, आपको अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपने आप को भी समय देना है। देखिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, थोड़ी वो लाइन मैंने नोट कर रखी है। वो उसमें लिखा हुआ है, डियर एस्पिरेंट, सब कहेंगे कि जी जान लगा दो, सोना खाना पीना सब छोड़ दो, रिश्ते नाते सब भूल जाओ, बस लक्ष्य की ओर देखो। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखो, तैयारी को एंजॉय करो, आनंद लो इस सफ़र का, अपनी मासूमियत, अपने अल्हड़पन को बरकरार रखो। अपनी मासूमियत भी तो बरकरार रखनी है, ये तो नहीं कि ऑफिसर बनते बनते चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएं और मतलब चेहरे का नूर ही खत्म हो जाए। अरे ऐसे ऑफिसर बन के क्या करोगे? इसलिए 10 से तैयारी नहीं करनी है। आगे कह रहे हैं खेलो भी, रिश्तों को भी निभाओ, कहीं ऐसा ना हो इस सफ़र में तुम्हारी सच्चाई खो जाए। जानते हो चिड़ा हुआ और उबा हुआ नीरस इंसान भले ही कलेक्टर हो, ऑफिसर हो, क्यों भी कुछ बड़े पद पर क्यों ना हो, अच्छा नहीं लगता। चाहे जो बन जाओ, चाहे जिस ओहदे पर पहुंच जाओ, उम्र के एक मोड़ पर यह सवाल बहुत परेशान करेगा कि सब कुछ होते हुए भी तुम खुश हो या नहीं। तो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? खुशी। तो पहले हमें खुश रहना है, ये नहीं कि सब कुछ साइड में करके प्रिपरेशन करनी है। तो आगे फिर 2-3 लाइनें और हैं, वही पढ़ दे रहा हूँ, अब सेशन तो लंबा हो ही गया है। तुमने यह जो जंग छेड़ी है, कहीं यह जंग तुम्हारे खुद के खिलाफ ना हो जाए, और जंग के अंत में तुम्हारे भीतर का बच्चा ना मर जाए कहीं। अपना ख्याल रखा करो। तो मैं आपको पहला मैसेज यही दूंगा सबको, अपना ख्याल रखना है, तैयारी को एंजॉय करना है। यूपीएससी कोई ऐसा भूत नहीं है कि यूपीएससी है मतलब सब कुछ भूल जाना है, एक समाधि सी लेनी है, सन्यासी। मुझसे तो नहीं हो पाता ये, और ना मैंने ऐसे करा। मैंने पढ़ाई करी है, डेडिकेशन से पढ़ाई करनी पड़ती है, सब कुछ महसूस भी होता है, लेकिन क्या है, अपनी जॉगिंग के लिए, अपनी थोड़ा टहलने के लिए, दोस्तों से गपशप करने के लिए, 1 घंटे शाम को दोस्तों के साथ बकवास भी करने के लिए भी समय निकाला है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह इसमें घुसे रहना है। तो मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगा, सही समय पर इस यात्रा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ना है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, जो मेन आप सुनना ही चाह रहे हो, कि आप जल्दी से यूपीएससी क्लियर करो, आप सारे ऑफिसर बन के आओ, ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करो और मुझे पर्सनल मैसेज कर करके बताओ कि हम भी ऑफिसर बन गए। ठीक है, तो इन बेस्ट विशेष के साथ हम अपना सेशन जो है वो आज का एंड करते हैं। और आप जो अपने डाउट्स हैं वो मैंने जो टेलीग्राम और इसका आईडी दी है उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं तुरंत रिप्लाई ना कर पाऊँ या फिर सेशन ना रख पाऊँ तो प्लीज़ आप नाराज़ मत होना, क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, ट्रेनिंग की फॉर्मेलिटीज़ भी होती है, ट्रेनिंग भी करनी होती है, वो सब भी पूरा करना होता है। तो इसी के साथ मैं आपको बेस्ट विशेष के साथ ये सेशन एंड करता हूँ। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और जो यूपीएससी टाइम चैनल है उसका भी बहुत बहुत थैंक यू कि यूपीएससी टाइम ने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने का मौका दिया। तो इसलिए यूपीएससी टाइम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सारे जितने एस्पिरेंट्स उन्हें शुभकामनाओं के साथ अपना ये सेशन एंड करता हूँ। ठीक है, तो गुड बाय एंड टेक केयर।